लास्ट क्लास में DsP2 कर रहे थे हम, है ना। इसमें स्ट्रक्चर कैसी बनती है? स्क्वायर प्लेनर। आज सोना ही है ना। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। एग्जाम्पल हमने देखा था किसका? ठीक है, यहाँ पे हमें देखना होता है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु क्या है? निकल। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी कंपाउंड है ये न्यूट्रल नहीं है, इनका कुछ ना कुछ इनके ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, निकल क्या है? ट्रांजिशन धातु है, संक्रमण धातु है। किसमें, कौन से ब्लॉक में आती है? डी ब्लॉक में आती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट याद है आपको? इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो मैं पहली चीज आपको ये बता दूं कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये 11th 12th में आपको आना चाहिए। तो आपको एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो 30 में आपके ये डी ब्लॉक भी आ जाता है, ठीक है। एफ को छोड़ के डी ब्लॉक तक आ जाते हैं। तो ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेष गुण होता है कि वो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था कैसे बनते हैं कि कोई भी मेटल लो, ठीक है, संक्रमण धातुओं की कोई भी मेटल, उनके पास क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल। वो डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं? उनके 5 पार्ट होते हैं डी के, है ना। तो उसमें क्या होता है? वो ज्यादातर आपको खाली मिलेंगे, या फिर डी और डी के जस्ट बाद वाले आपको खाली मिल जाएंगे। तो उन खाली कक्षकों के अंदर लिगेंड आके इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में, तो ये बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब इसमें सिंपल सोल्ट, सिंपल जो भी हम यौगिक बनाते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने कोई भी यौगिक बनाया MgCl2, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक यौगिक है, मैग्नीशियम डाई क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक यौगिक है। इसमें हम क्या कर दें? अगर इस पूरे के ऊपर चार्ज -2 का है तो हम आगे क्या जोड़ दें? K2। पोटेशियम, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। क्यों? क्योंकि वो किस में आती है? S ब्लॉक में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें -2 को कंपनसेट करना है, संतुष्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? +2 के चार्ज का कोई भी मेटल लेके आते हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा उदासीन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये होता है सिंपल कंपाउंड, सरल यौगिक, ठीक है। अब इन दोनों में वैसे डिफरेंस क्या होता है? नहीं, इसमें डिफरेंस मेन जो आता है वो क्या आता है कि अगर इन कंपाउंड्स को आप किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी विलायक में घोलते हैं तो आपको आयन कौन कौन से मिलते हैं? ठीक है, आपको MgCl2 है, इसको किसी भी विलायक में अगर घोलोगे तो आपके पास कौन कौन से आयन मिलेंगे? एक मिलेगा Mg+2 और 2 मिलेंगे क्लोराइड, ठीक है। यानी हमने जिन एलिमेंट से मिलके ये कंपाउंड बनाया था वो सारे एलिमेंट हमें अलग अलग उस सोलवेंट में या उस विलायक में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लेते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको किसी भी सॉल्वेंट में अगर घोलते हैं तो हमारे पास आयन मिलते हैं कौन कौन से? एक तो मिलेंगे 2 पोटेशियम के, ये वाले, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो आयन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ये कंप्लीट, जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है,
यानी किसी भी सॉल्वेंट या विलायक में घोलने के बाद उपसहसंयोजक यौगिकों का उपसहसंयोजक व्रत कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आने वाला पार्ट डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो मेन मेटल है, आपकी मेन जो धातु है, वो आपको उस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती हुई नहीं मिलेगी अलग से। ठीक है, और अगर कोई भी कॉमन कंपाउंड है, सरल यौगिक है, तो उसमें आपकी सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने अपने आयनिक स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, सबका एग्जिस्टेंस उस सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन वृत्त के अंदर, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जितना भी पोर्शन आ जाएगा वो उस सॉल्यूशन के अंदर आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, वो हमेशा उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में ही आयनिक फॉर्म में मिलेगा। यानी ये इस पूरे का -2 की फॉर्म में एक आयन मिलेगा, ये अलग अलग नहीं मिलेगा, Na+2 अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कॉमन सोल्ट में और कोऑर्डिनेशन सोल्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल पढ़ना था DsP2 का। तो अब एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेंगे तो हमें करना क्या है, मेन यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, हमारी ये ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, संक्रमण धातु निकल। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D की है। तो आपको अगर इनर्ट गैस का नहीं पता है तो आप वो छोड़ दो, चाहे आप सीधा क्या करो, 3D और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे निकल में 3D के अंदर कितने होते हैं, 8, S में कितने होते हैं, 2। और ये मैंने पहले बता दिया कि पहले 4s में आता है या 3D में आता है। ठीक है, और क्यों आता है, उसका रीजन क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है निकल की, आपको पहले ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे कि ये जो लिगेंड्स है, यानी मेटल को जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो उस मेटल के साथ बंध बना रहा है, वो सारे क्या होंगे, लिगेंड होंगे। ठीक है, लिगेंड के ऊपर चार्ज आपको अगर पता है तो आप उस मेटल के ऊपर का चार्ज भी बता सकते हो। ठीक है, साइनाइड हमें सुना है, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 4 साइनाइड के मॉलिक्यूल, तो यानी इस पूरे के कारण चार्ज कितना होगा, -4। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो निकल पे कितना होना चाहिए, +2 का होना चाहिए। ठीक है, ये +2 -4 टोटल कितना, -2। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये निकल जो है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो यहाँ पे कौन से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 4s के। क्यों, पहले इसी में भरे गए थे तो यहीं से बाहर निकलेंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगा निकल +2 का, वो क्या बचेगा, 3D8। अब आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, संकरण करवाना है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोल के लिखना पड़ेगा पूरा। ये कौन सा है, 3D। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो आप पहले तो ये लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से फिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, पहले समान एनर्जी के सारे कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी पेयरिंग होगी। ठीक है, ये 4s का है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4p आता है। ठीक है, ये भी क्या है, खाली है। हमें करना क्या है, निकल का बॉन्ड बनाने हैं 4, किसके साथ, 4 साइनाइड के साथ। ठीक है, तो ये जो 4 साइनाइड है, इसके लिए हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल खाली कौन से हैं, एक तो sp3 है। ठीक है, अगर sp3 है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी कौन सी, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो लिगेंड है इसकी टेंडेंसी या इसकी प्रवृत्ति पर ये निर्भर करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर ये पेयरिंग करेंगे या नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ युग्मन होगा या नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
प्रबल लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाता है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है ये हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट यूनिट है आपकी ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इसमें इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, विरपाटन होता है, कहाँ कैसे क्यों, वो सारा हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, युग्मन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, ये यानी डी के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, पेयर कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, डी का एक ऑर्बिटल खाली, एक 4s का और ये 4p। हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने, 4। तो हम क्या करेंगे, एक डी का ऑर्बिटल लेंगे, एक s का लेंगे और 2 p का लेंगे। ये हमारा क्या होगा, dsp2 संकरण। ये 4 कक्षक मिलेंगे, 4 कक्षक मिलके 4 संकरित कक्षक बनाएंगे dsp2 के। ठीक है, खाली ही क्यों चाहिए होता है, क्योंकि लिगेंड आता है। लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल के खाली कक्षकों के अंदर और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, इसलिए हमें ये खाली चाहिए होते हैं। अगर ये खाली है तो ये क्या करेगा, dsp2 संकरण यहाँ पर करेगा। तो आपको ये इस संकरण को इसी तरह से लिखना है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको इस तरह से लिखो। उसके बाद में इसकी बनानी है ज्योमेट्री या ज्यामिति, जो क्या होती है, वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसके बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, मेंशन करनी है। बॉन्ड एंगल या बंध कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से बनेगा, सेंटर में है निकल, इसके चारों तरफ क्या है, साइनाइड। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बना, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 का। इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, 2k+। ठीक है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। और अगर आप बनाना चाहो ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऑर्बिटल डायग्राम भी सिंपल ही बनेगा, क्या कि निकल के को इस तरह से बनाओ। हमने बनाए थे 4 dsp2 संकरित कक्षक। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो ये जो छोटे वाला लोब बनाते हो ना आप, तो ये हमेशा बिल्कुल छोटा बनाया करो। ठीक है, आप, क्योंकि ये जो लोब्स बनते हैं ये हमेशा इक्वल शेप के ही होते हैं, इक्वल साइज के ही होते हैं। ठीक है, तो हम जब मैन्युअली इसको बनाते हैं तो ये छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो लोब बना रहे हो वो हमेशा बिल्कुल छोटा बनाया करो ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, निकल। ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, साइनाइड के साथ। अब यहाँ पे आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर साइनाइड को शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, सीधा ही निकल का जो भी ऑर्बिटल डायग्राम है बस वो बना दो। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे या जितने भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसके साथ वाले एलिमेंट के को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से ही बनेगी। ये निकल है तो ये हमारा क्या है, साइनाइड है। ये सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे कैसे हैं, ये क्या है, डायगोनल है, ये एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री के कोण पे है। बॉन्ड एंगल इनका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये लिख लिया। तो नेक्स्ट इसी के बाद है DSP3।
ठीक है। DsP3 के लिए हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, लेकिन इसमें साइनाइड 4 की जगह हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, अगर 4 की जगह 5 होता है तो ये क्या होगा, NiCN5। अगर ये 5 है तो इसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा, -3। और अगर ये -3 है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे हम, A3, और इसको आगे लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन हमेशा आगे लिखा जाता है ना, ये चीज पता होगी आपको। जब भी हम जैसे MgCl2 लिखते हैं, MgCl2 में मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो कोई भी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पहले लिखी जाती है, फिर नेगेटिव चार्ज की। ऐसे ही इसके अंदर पहले K3 फिर NiCN5। निकल के साथ हमने क्या कर दिए, 5 साइनाइड के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। ठीक है, निकल यहाँ भी क्या है, +2 की फॉर्म में ही है, तो उसके बाद में यही लिखोगे। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, निकल +2 का ये है, ये 3D का है, ये 3D का है। ठीक है, पेयरिंग के बाद, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, DsP3। 5 बॉन्ड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक है, अब जियोमेट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, वर्गाकार पिरामिडीय। ठीक है, पिरामिडीय क्यों है, क्योंकि हमने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, एक साइनाइड और लेके आए, एक बॉन्ड और बनेगा, वो किस तरह से बनेगा, यहाँ ये साइनाइड 5वां बॉन्ड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, वर्गाकार पिरामिडीय या स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है इस तरह से कि ये चार्ज हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, और ये साइनाइड एक ऊपर की तरफ और जुड़ जाएगा। यानी ये किस तरह की स्ट्रक्चर, एक प्लेन के अंदर 4 साइनाइड और 5वां साइनाइड, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गाकार पिरामिडीय। अगर इनको आपस में हम मिलाते हैं तो कैसे मिलेंगे, ये कि ये जो साइनाइड है ये इन सब से मिलेगा इस तरह से, तो ये कौन सी संरचना बनेगी, पिरामिडीय संरचना, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इसको एज इट इज सबको लिख लो। आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है उसके अंदर। ठीक है, इसके साथ में ये भी लिखना है जो हमने पहले लिखा था sp sp2 sp3 के अंदर, कि एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, या जितने भी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और इससे इतने नंबर के इतने संकरित कक्षक बनते हैं, और उसके साथ में उसका ऑर्बिटल डायग्राम, कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s बनाओ, एक p बनाओ, उन दोनों का आपस में S बनाओ, P बनाओ, उनको आपस में क्या करो, अतिव्यापित करो, ओवरलैप करो, और क्या बनाओ, sp संकरित 2 कक्षक बना दो। ठीक है, इन सब के अंदर ऐसा पहले लिखना है, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखना है, और ये पूरा लिखना है। ठीक है, अब इसी के साथ में DsP3 में 4 साइनाइड के साथ में एक 5वां साइनाइड और लेके आए हैं हम। ठीक है, जब 5वां साइनाइड लेके आएंगे तो हमारे यहाँ पे खाली कक्षक कितने चाहिए होंगे, 5। ठीक है, तो 5 में के लिए हम क्या करेंगे, एक S का लेंगे, सॉरी एक D का लेंगे, एक S का लेंगे, और 3
पी के लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3, यानी 3 और 2 5, टोटल 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 5 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये DsP3 संकरण होगा। और इसमें चेंज क्या आएगा कि ये आपका 5वां साइनाइड इस तरह से जुड़ जाएगा वर्गाकार समतलीय संरचना के ऊपर। यानी वर्गाकार समतलीय संरचना किस तरह से है कि ये हमारा एक प्लेन है, तो इस प्लेन के बीच में क्या है, निकल है, इसके चारों कोनों पे क्या है, साइनाइड है, और एक 5वां साइनाइड जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये क्या है, वर्गाकार पिरामिडीय संरचना है। और कोण जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो अगर हम ऊपर की तरफ बॉन्ड बना रहे हैं तो ऊपर वाला इस प्लेन के साथ भी क्या है, 90 डिग्री के कोण पे ही है, तो एंगल आपका क्या रहेगा, 90 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इसी की तरह एक और होता है कि अगर 5 बॉन्ड वाला हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एक तो संरचना बनती है आपकी ये वर्गाकार पिरामिडीय, एक और संरचना होती है ट्राइगोनल बाइप्लेनर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है, तो संक्रमण धातुओं में हमेशा क्या बनेगा, वर्गाकार पिरामिडीय संरचना बनेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातुओं के अलावा और कोई एलिमेंट लेते हैं जिसमें कम से कम 5 बंध बन रहे हैं, तो वो संरचना क्या ज्यादा स्टेबल किस में होगी, त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसकी फॉर्म में हमेशा ये स्टेबल मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप, sp3d संकरण में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये है वही sp3d ही है, ठीक है। ये क्या था, dsp3 था, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या है, sp3d है, हेडिंग डाल लो sp3d संकरण। ये dsp2, ये dsp3, ठीक है, यानी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, दूसरा कोई एलिमेंट होगा, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, तब उसकी स्ट्रक्चर बनेगी कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। जैसे हमने पढ़ा था ना sp3 और sd3, है ना, वैसे ही ये है कि अगर हम अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं या बाहर वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले एक लाइन लिख लो, वही आपका क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, एक s 3 p और एक d कक्षक पार्टिसिपेट करता है। ये सारे मिलकर कितने संकरित कक्षक बनाएंगे, 5 संकरित कक्षक बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखो PCl5, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेना, एक s 2 p और एक d, एक s 2 p और एक d, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है एक प्लेन के अंदर जो कि 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, यानी ये जो एंगल है ये क्या होगा, 120 डिग्री, ये वाले तीनों एंगल, ठीक है। यानी एक प्लेन है, इस प्लेन के सेंटर में हम एक एलिमेंट रख रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इधर और तीसरा इधर, यानी एक क्या बना रहे हैं, त्रिभुज,
इस तरह से, ठीक है। 3 इक्वल इसके पार्ट कर दिए तो 120 डिग्री का कोण। बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ बनेंगे, एक इसके ऊपर की तरफ और एक इसके नीचे की तरफ। ये प्लेन था, प्लेन के सेंटर में एक एलिमेंट, उसके त्रिभुज के 3 किनारों पर 3, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इन तीनों के बीच का एंगल तो 120 डिग्री। ऊपर की तरफ जो है उनका इसके साथ कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का। नीचे वाले का इसके साथ 90 डिग्री का, यानी ये क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल 2 मिलेंगे, एक मिलेगा 90 डिग्री और एक मिलेगा 120 डिग्री। 180 भी हो जाएगा, पर वो दो को मिला रहे हो ना आप, ठीक है। तो 2 को इसमें मिला रहे हो, पर इसमें 180 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। 2 ही एंगल आएंगे, एक 90 डिग्री का आएगा, एक 120 डिग्री का आएगा, ठीक है। ये बनाना पहले, उसके बाद में एग्जांपल लिखना PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फॉस्फोरस का कौन से ग्रुप में आता है, ये नाइट्रोजन के ग्रुप में। तो नाइट्रोजन के ग्रुप में क्या होता है, P3 होता है। तो सल्फर में भी क्या होगा, P3 ही होगा, ठीक है। उसमें 2P3 होता है तो इसमें 3P3 होगा, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं आता है तो आप ग्रुप याद करो कि कौन से ग्रुप में होता है। तो सल्फर सल्फर बोल रही हो क्या मैं, फॉस्फोरस, पहले भी फॉस्फोरस बोला या सल्फर बोला। फॉस्फोरस जो है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगा, 3p3 का, ठीक है, 3s2 3p3 का। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा 3s और ये 3p, ठीक है, 1 2 और 3। हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने टोटल, 5, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके कहाँ लेके जाएंगे, 3D के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड वाले में देखो, एक इलेक्ट्रॉन को इसको लिखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये बनाना, उसके बाद में लिखना कि एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके हम डी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। ये 3s है, ये 3p है। अब यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की, उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की टेंडेंसी होती है वो सिर्फ संक्रमण धातुओं में होती है। और ये फॉस्फोरस क्या है, धातु है, अधातु है, अधातु है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अनपेयर्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये अलग अलग एग्जांपल के साथ आपको अलग अलग चीजें याद रखनी है, ठीक है। हर जगह पेयरिंग नहीं करनी है, हर जगह अनपेयरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये sp3d संकरण होगा, ठीक है। जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बंद कोण 90 डिग्री और 120 डिग्री। स्ट्रक्चर किस तरह से बनाओगे, ये स्ट्रक्चर बनेगी PCl5। कहाँ पे, नहीं ये 2p वो नहीं है, ये मतलब 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, दो ये मान लो pxpy, हाँ तीनों। ये तीसरा कैसे बनाओगे, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके बनाना है ना,
PX, PY, PZ, sp3d। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछेगा, क्या पूछता है, कोई एग्जांपल दे देगा। ठीक है, जैसे ये PCl5 दे दिया, तो PCl5 में आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, संकरण बताओ, तो आपको करना क्या होता है, टोटल बॉन्ड काउंट करने होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। यहाँ पे फॉस्फोरस पे कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। ठीक है, अगर 5 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और इसकी अगर स्ट्रक्चर बनानी है तो किस तरह से बनेगी, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, PCl5 बनता है NCl5 नहीं बनता है, उसका रीजन बताओ, क्या रीजन होगा। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, d ऑर्बिटल अगर नहीं होगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके d के अंदर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पे NCl5 भी नहीं बनेगा। PCl5 बनता है क्योंकि उसके पास मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 के साथ 3s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, तो 2s और 2p होता है, 2d नहीं होता है। ठीक है, तो हम d के अंदर ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकते, इसलिए NCl5 भी नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर घर से लिख के लाना। PCl5 बनता है, NCl5 नहीं, क्यों। PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं, क्यों, उसका रीजन क्या है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसको लिख लेना आप ना।